हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा और वेलकम टू आर एस ओनली। और आई वॉज हैविंग दिस कॉन्वर्जेशन रिसेंटली विद समवन। और उन्होंने बोला कि सिलेबस डाउनलोड कर लिया, मुझे क्या करना है मैंने डिसाइड कर लिया, मुझे कैसे करना है मुझे समझ में आ गया, मुझे कहाँ से सोर्स करना है मुझे समझ में आ गया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, व्हाट शुड बी माई स्टार्टिंग पॉइंट। मैं पहले किताब आ गई सामने, ठीक है, और वो इतना बड़ा बंडल मैं घर पे ले भी आया। और अब मैं खोलूँ तो पहली किताब कौन सी खोलूँ, कौन से चैप्टर से खोलूँ। ऐसा तो है नहीं कि बस आपने कोई एक किताब ले ली, ठीक है, पॉलिटी से स्टार्ट करना है, ओके, लक्ष्मीकांत ले ली, राइट, चैप्टर 1 से पढ़ना शुरू कर दो। आई थिंक उसमें अराउंड 40 चैप्टर्स के आसपास हैं, तो सारे पढ़ने हैं क्या? नहीं। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, हाँ ये भी मुझे पता है, बट स्टार्ट कहाँ से करूँ, है ना। तो अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, और मेरे पास जब एक क्वेश्चन आया ना तो उसके बाद मैंने एक्चुअली बहुत पढ़ा और मैंने ये इस तरह से नोट्स भी बनाए कि मुझे कैसे इस चीज़ को प्लान करना चाहिए। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप अपनी तैयारी करते हैं तो प्री के लिए करते हैं। सबसे बड़ी गलती अपन क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती अपनी ये होती है कि अपन एग्जाम को ब्रेक करते हैं। प्री, हैंग ऑन अ सेकेंड, ओके, आरपीएस एग्जाम कैसा है? प्री प्लस मेंस प्लस पर्सनल इंटरव्यू, यही है, यही 3 स्टेजेस हैं। ये तीनों मिला के एक एग्जाम होता है, तो हम इसको ब्रेक क्यों कर रहे हैं? सिलेबस भी लगभग एक जैसा सही है, बहुत रेयर से कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो अलग हैं। मेंस में थोड़ा सा इलेबोरेटिव है, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है, थोड़ा डिटेल में ज़्यादा है, और प्री का फोकस फैक्ट्स के ऊपर ज़्यादा है, लॉजिक के ऊपर थोड़ा सा कम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट्स आपको पता नहीं होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, लेकिन उनका फोकस कॉन्सेप्ट्स फिर भी सेकेंडरी हैं, उनका प्राइमरी फोकस है आपकी फैक्ट्स की जानकारी। जो रॉ फैक्ट्स होते हैं वो उनको ज़्यादा पसंद है पूछना, राइट। तो इस एग्जाम को ब्रेक ना करके ये एक ही स्टेज मान के चले अपन, ठीक है। चलो ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू तो साथ में तैयारी होती जाती है, वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आपसे वो इनफॉर्मल इंटरव्यू लेंगे, फॉर्मल इंटरव्यू लेंगे, सब्जेक्ट्स के ऊपर लेंगे, या फिर उस वक्त जो करंट न्यूज़ चल रही होगी उसके ऊपर बात होगी, इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर बात होगी, या वट एवर बी द टॉपिक, उस दिन मौसम अच्छा है उस बात के बारे में बात हो जाएगी, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो दैट इज़ वेग, ठीक है, उसका हमें नहीं पता, इसको हम भविष्य के लिए ही छोड़ देते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो उसको छोड़ दें। इन दोनों को कंबाइन कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद में कुछ ही महीने आपको मिलेंगे जब आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और जब इसका एग्जाम हो जाएगा ना, जब प्री एग्जाम हो जाएगा, तो 3 से 4 महीने, मैक्सिमम 4 महीने, वो बहुत अच्छी किस्मत है तो आपको इसके लिए मिल रहे हैं, वरना 2.5 महीने के आसपास का आपका एग्जाम स्लॉट होता है, राइट, 2.5 से 3 महीने का आपका एग्जाम स्लॉट होता है। तो इतना टाइम नहीं मिलता कि इसको फिर अलग से प्रिपेयर करें, यानी कि आपको इन दोनों को एक साथ पढ़ना है, एक साथ ही पढ़ना है, बढ़िया। अगर आपको इन दोनों को एक साथ पढ़ना है तो इसमें तो लगेगा राइटिंग, इसमें आपको क्या चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस, है ना। और इसमें आपको चाहिए स्पीड, मतलब स्पीड इसमें भी चाहिए, लेकिन इसमें स्पीड आपकी रिकॉल की होनी चाहिए और इसमें स्पीड आपकी राइटिंग की होनी चाहिए। आपने क्वेश्चन देखा एंड यू ऑलरेडी हैव इट इन योर माइंड कि आपका क्या फ्रेमवर्क होगा, क्या सीक्वेंस होगा इस क्वेश्चन को लिखने का, राइट। फिर वो चाहे पेपर 4 का ऐसे हो, आपका इंग्लिश हिंदी का जो भी है, या फिर कोई 10 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, वट एवर इट इज, आपने क्वेश्चन पढ़ा और जब तक क्वेश्चन फिनिश किया रीड करना, तब तक आपके माइंड में ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क तैयार हो गया। तो इतनी भयंकर प्रैक्टिस आपको राइटिंग की चाहिए, आपको इतनी हैबिट होनी चाहिए आंसर्स को, क्वेश्चंस को डील करने की, इतनी हैबिट होनी चाहिए आपको इलेबोरेट करने की टॉपिक्स को, कि आपको पता चल जाए क्वेश्चन पढ़ के कि आपको क्या करना है। तो उस 2.5 महीने के गैप में तो ये हो नहीं सकता, इस लेवल पे तो नहीं ही हो सकता। ऑलरेडी आरपीएससी एग्जाम के जो मार्क्स का सिस्टम होता है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मैंने कोई ऐसी कॉपी नहीं देखी है जो 300 समथिंग के आसपास, 320 के आसपास से ऊपर जा चुकी हो। और एग्जाम कितने मार्क्स का होता है? 800 मार्क्स का होता है। तो 40%, 42% स्कोर करना आपको रैंक होल्डर बना देता है ना। ये मैंने एक्सेप्शनल कॉपी देखी है, वो 320 भी नहीं था, वो 302 या ऐसे ही कुछ मार्क्स थे। खैर वो कंट्रोवर्सी असाइड, ये मार्क्स लाना भी मुश्किल है, वो इसी कारण से मुश्किल है। दूसरा, आरपीएससी का जो सिलेबस है ना, अगर आपने सिलेबस देखा है तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इलेबोरेटिव है, बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे डोमेन्स को टच करते हैं, ठीक है। आपके साइंस, आपके साइंस है, एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ठीक है। आपका साइंस है, साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तो है ही है, बेसिक है ना। न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन, आज भी आरपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। विटामिन सी से कौन सी कमी, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी हो रही है, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी हो रही है, रिकेट्स होने के पीछे क्या कारण है, कौन से उम्र के बच्चों तक
पोलियो की खुराक देनी चाहिए, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन साइंस के क्वेश्चंस जो होते हैं, जो क्वेश्चंस भी नहीं होते, जो बेसिक बस आपको पता होना चाहिए बस किसी भी हालत में, वैसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के बहुत बेसिक्स क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बेसिक के। इसके अलावा आपका आता है बायोटेक। कोई आपसे बनाना बॉन्डिंग नहीं पूछ रहा, वो नहीं पूछेंगे, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आए हैं करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या उनका बेसिक लॉजिक क्या है। कोई नया बैक्टीरिया था और उसको मिक्स करके किसी दूसरे बैक्टीरिया के साथ में एक तीसरी चीज़ क्रिएट करके साइंटिस्ट ने सामने ला दी। करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो न्यूज़ है ही है, अदरवाइज भी वो जो थ्योरी है वो आपके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा आपके लिए ज़रूरी है नैनोटेक। नैनोटेक आपके लिए ज़रूरी है ना। आजकल उसकी बात हो रही है ना, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर चिप्स, वो नैनोटेक का ही लगभग जुड़ता फुड़ता पार्ट है। बायोटेक और नैनोटेक इनके साथ में आसपास जुड़ने वाला पार्ट है, और वो भी डिफेंस टेक, ये भी पढ़ना है। साइंस का एक साथ इतना सारा सिस्टम, ये एक सब्जेक्ट है, कितने मार्क्स का आएगा नहीं पता, है ना। अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई 20 से 25 क्वेश्चन साइंस के ऊपर आते हैं, करंट अफेयर्स को जोड़ के देखें तो, राइट। ओके, इसके अलावा आपको पढ़ना है ज्योग्राफी भी। ज्योग्राफी को भी थोड़ा इलेबोरेटली देख लेते हैं। ज्योग्राफी के 3 पार्ट्स हैं आपके पास में। सबसे पहले इंडिया, फिर है वर्ल्ड, एंड देन यू हैव राजस्थान का पोर्शन। राजस्थान का एग्जाम है तो राजस्थान नहीं पूछेंगे क्या, ठीक है। राजस्थान ज्योग्राफी ये भी इतना आसान नहीं है, बेसिक फैक्ट्स तो पता ही होने चाहिए इनके, करंट में क्या चल रहा है ये भी पता होना चाहिए, वेजिटेशन भी पता होनी चाहिए, फॉरेस्ट और आपके ग्रीन कवर भी पता होना चाहिए, मिनरल्स भी पता होने चाहिए, इंडस्ट्री भी पता होनी चाहिए, आपके ट्रेड रूट्स भी पता होने चाहिए, आपका ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, सब कुछ पता होना चाहिए, मतलब सच में सब कुछ चाहिए इनको। तो दिस इज नॉट एन ईजी थिंग टू डू, राइट। कल अगर नोटिफिकेशन आता है तो बाय द एंड ऑफ दिसंबर आपके पास में डेट होगी, राइट, कि भाई उस दिन अपना एग्जाम होने वाला है। तो सितंबर इज ऑलमोस्ट गॉन, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, यू हैव 3.5 मंथ्स, इतना ही टाइम मिलता है। तो ये जो इलेबोरेटिव आपका जो सिलेबस है ना, ये इस एग्जाम को थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देता है, और यहीं पर कंफ्यूजन आता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। आपको स्टार्ट करना है, सबसे पहले तो आपको सिलेबस देखना है, ठीक है। 12-13 पन्नों का सिलेबस है, आरपीएससी की वेबसाइट पे है, मैं नीचे लिंक में भी लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको सिलेबस देखना है, 2024 का सिलेबस आपके पास में होना चाहिए, और उस सिलेबस को क्लासीफाई करो, ठीक है, जैसे मैंने नोट्स में बनाया है। ये यहाँ पर है ना, पता है नज़र नहीं आएगा, बट मुझे नज़र आ रहा है, सॉरी, ठीक है। तो मैंने कैसे डिवाइड किया है मैं वो बताती हूँ, और अपने अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को डिवाइड कर सकते हो। प्री की तैयारी नहीं करनी होती है, तैयारी करनी होती है मेंस की। मेंस की तैयारी के दौरान आपको प्री पढ़ना है, प्री के लिए अलग से नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मेंस में कितने एग्जाम्स होते हैं, पेपर 1, 2 और 3। फोर्थ में आपका इंग्लिश और हिंदी है, मैं उनको यहाँ टच नहीं कर रही हूँ। इंग्लिश के लिए मैंने ऑलरेडी सिलेबस बहुत डिस्क्रिप्शन में पहले समझाया हुआ है, मैं उसका लिंक लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सिलेबस मैंने इंग्लिश का बहुत डीपली बताया हुआ है कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, कहाँ से करना है, सब कुछ, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट अपन इन पे आते हैं। ये 3 एग्जाम्स आपके लगने हैं जो कि आपका फ्यूचर डिसाइड कर देंगे, ठीक है। और यही 3 हैं जो आपको हैंडल भी करने हैं। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो हिंदी आपकी अदरवाइज मोर और लेस कंफर्टेबल है, राइट। तो इन सब एग्जाम्स को इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर लो, इन सब पेपर्स को इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करो। हेल्प मिलेगी इंग्लिश की प्रिपरेशन में भी और पर्सनल इंटरव्यू वाले स्टेज पे भी। और अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश तो पढ़नी ही पढ़नी है, उसके अलावा थोड़ा बहुत हिंदी को टच में रखो कि भाई करंट में क्या हो रहा है उसको हिंदी में भी पढ़ लो। तो आपके जो कुछ कुछ क्लिष्ट हिंदी वाले शब्द होते हैं जो अपन को नहीं सूझते हैं ना, कॉमन पार्लेंस में अपन यूज़ नहीं करते हैं। आई एम नॉट अ हिंदी टीचर, तो इसलिए मुझे हिंदी नहीं आती है, थोड़ी कम ही आती है, ना ही तो नहीं आती है, कम आती है, राइट। तो हिंदी में कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो बस ऐसे क्लिक नहीं करते, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, टाइम लगता है। तो मेरा ये मानना है कि आप अपना करंट का जो भी पोर्शन है उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ो। आपकी हिंदी इंग्लिश जो पेपर 4 की तैयारी है वो साथ में चलनी चाहिए, इसके लिए अलग से टाइम नहीं मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका वोकैबुलरी का पार्ट आता है, उसके लिए टाइम नहीं मिलेगा। एंड आई एम नॉट इवन जोकिंग ओवर हियर राइट नाउ, ठीक है, ओके। तो आपके पेपर 1 में 3 चीजें हैं, राइट, 3 थिंग्स। सबसे पहले तो आपका राजस्थान का हिस्ट्री है, नॉट जस्ट राजस्थान, आपका सबसे पहले तो हिस्ट्री का सेक्शन है। उसके बाद में आपका इकोनॉमी का सेक्शन है, इकोनॉमी, ठीक है। और लास्ट में आपका सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, ठीक है, और अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, यही है।
ये आपका पेपर 1 है, राइट। अब हिस्ट्री देख के सुंदर सा लग रहा है भाई, बिल्कुल थोड़ा सा लिखा है मैम ने, राजस्थान हिस्ट्री। राजस्थान हिस्ट्री में भी आपकी आर्ट एंड कल्चर, ऐसा टेबल बनाओगे और टॉपिक्स लिख लोगे ना सिलेबस की तरह से ही, तो उनको पढ़ते पढ़ते क्रॉस करना आसान रहेगा। आपका ये जो आपकी प्रोग्रेस होने वाली है ना, वो आसान रहेगी ट्रैक करना कि क्या करें, मैं क्या कर चुकी या कर चुका, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो मोटिवेशन आते रहना चाहिए कि मैंने इतना तो कर भी लिया है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के बाद में आपके पास में है यहाँ पे हाँ, मिडिल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है ना। ये राजस्थान का, अच्छा राजस्थान लिख दिया मैंने पहले, ठीक है। ये आपका राजस्थान का पार्ट है। इसके बाद में आपको पढ़नी है इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, राइट। और लास्ट में पढ़ना है आपको वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से। अब वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से अपन क्या पढ़ेंगे, जो बहुत बेसिक सी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है वर्ल्ड का, नेपोलियन बोनापार्ट की डेथ के बाद में जो भी आपका हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री, वो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में आती है और वो बहुत ही ज़्यादा यूरोसेंट्रिक है। तो एक ही जगह से मिल जाने वाली चीज़ें हैं, आसान हैं, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। मेरा ये मानना है कि 20 से 25 आवर्स के अंदर अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, नोट्स बनाना और एक टाइम का रिविजन, ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत लिमिटेड है। नेपोलियन बोनापार्ट का ईयर ऑफ डेथ जो है वहाँ से लेकर 2025 तक इंटरनेशनली क्या हो रहा है, और इंटरनेशनल का मतलब यही है, इट्स वेरी यूरोसेंट्रिक। यूरोप में क्या हो रहा है मेजरली, ठीक है, वहाँ दिल अटका हुआ है सबका यूरोप में, तो यूरोप ही मानते हैं जो भी हैं, राइट। शुरुआत कैसे करनी है, सबसे पहले आपको फोकस करना है इस पे, क्योंकि इसका पार्ट सबसे ज़्यादा है, राजस्थान हिस्ट्री का पार्ट सबसे ज़्यादा है। और अगर आप मुझसे पूछना तो ईजी है, इट्स गुड कि राजस्थान हिस्ट्री यहाँ पूछी जा रही है। आप अगर राजस्थान के हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं हैं, आपने आरबीएसई से एग्जाम पास नहीं किया, आपने स्कूलिंग नहीं की है, आप सीबीएसई के स्कूल से हैं, राइट, सीबीएसई से पास आउट हैं, तो भी फर्स्ट टाइम अगर आप राजस्थान की हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं ना, तो भी राजस्थान हैंडल करना ईजी है। ये सेम चीज़ आपकी अप्लाई होती है राजस्थान की इकोनॉमी के साथ भी। वर्ल्ड इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी, जो बेसिक इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स हैं वो हैं, जो इकोनॉमी के ट्रेंड्स हैं वो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैं बता देती हूँ, 2-4 टॉपिक्स बताती हूँ आपको। बम 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 जीडीपी वगैरह ही ले लो, ठीक है। ट्रैक्स होते हैं भाई, उस टाइम कितना था, अभी कितना है, इन्फ्लेशन वगैरह हो गया, आपकी बैंकिंग हो गई, फिजिकल पॉलिसी हो गई, मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप इकोनॉमी कर रहे हैं, इंडिया और ज्योग्राफी दोनों की इकोनॉमी कर रहे हो ना, तो उन दोनों के साथ में आपको पढ़ना है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का इकोनॉमिक रिव्यू आता है, आपको पढ़ना है और कंपेयर करना है कि पिछली बार क्या था, तो इंप्रूवमेंट है, डिक्रीज है, खराब आया है, जो भी है आपको पढ़ना है। सेम चीज़ आपको इंडियन के इकोनॉमिक सर्वे के साथ में भी करनी है, बजट से एक दिन पहले आता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया आपको पढ़ना है, पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी है, यूं नहीं कि आपको रट के घूट पढ़ना है पिछला वाला, नहीं, लेकिन कंपैरिजन आना चाहिए। और बजट, तो मैंने क्या बोला, इकोनॉमी में एक तो राजस्थान बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यस, और उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे और बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आता है, सेम चीज़ आपको इंडिया के साथ करनी है, इकोनॉमिक सर्वे और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको अपन बजट बोलते हैं, ये करना है। इसके अलावा इकोनॉमी का पार्ट नहीं है, ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, सॉरी, स्टेट ऑफ इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, ये इंडिया की ही आती है, राजस्थान सरकार की अलग से वैसे नहीं है, इलेबोरेटिव नहीं आती है। जो स्टेट ऑफ इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसमें जो राजस्थान का पार्ट है ना, वही करना है, 12-13 पन्ने होते हैं, ज़्यादा 15 पन्ने होते हैं, वो पढ़ने हैं। खैर, अपन दूसरे टॉपिक पे चले गए, ठीक है ना। हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट जो आपको नहीं पसंद है पहले वो उठा लो, उसको रिविजन करने की फ्रीक्वेंसी आपको ज़्यादा मिल जाएगी। मुझे ज्योग्राफी बहुत पसंद है, मुझे आती भी है, अगर मैं ज्योग्राफी को सबसे पहले करूँगी तो मुझे ज्योग्राफी ज़्यादा रिवाइज करने का मौका मिलेगा, बट इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि मुझे ज्योग्राफी ऑलरेडी मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मेरा बहुत एक्सट्रीमली वीक पॉइंट है, जैसे सोशियोलॉजी मैनेजमेंट मेरा बहुत वीक है, ठीक है, या ऑनेस्टली बता दूँ मेरी हिस्ट्री बहुत वीक है, ठीक है। तो अगर मेरी हिस्ट्री वीक है तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री पढ़ूँ और हिस्ट्री को सबसे पहले खत्म कर दूँ, मैंने कर दिया। फिर मैंने दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट किया, जैसे मैंने इकोनॉमी स्टार्ट कर दिया, मैं पहले पेपर 1 को लेकर चल रही हूँ, और इसी के साथ में आपको अलाइन करना है जो प्री का आपका सिलेबस है। कोई टॉपिक यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है मेंस का और प्री में मेंशन्ड है, साथ में निकालो, पर मेंस के सिलेबस के इस लकीर पे चलो, ठीक है, वरना नहीं होगा। और इनका करना क्या है, इनको लिखना है, आपको नोट्स बनाने हैं। 2 तरीके के नोट्स बनेंगे, डिस्क्रिप्टिव नोट्स होने चाहिए जिसमें आप फुल सेंटेंसेस लिख रहे हैं, कहीं कहीं पे पैराग्राफ्स भी लिख रहे हैं अपने खुद के शब्दों में कि आपने इस कहानी को पढ़ लिया, इस टॉपिक को पढ़ लिया, क्या समझ में आया, अब लिखो। एटलीस्ट मेरा ये मानना है 70 to 80 वर्ड्स आपके हर टॉपिक के फर्स्ट थॉट में ज़रूर प्रैक्टिस होने चाहिए। फिर उसके आप बनाओगे शॉर्ट नोट्स, जैसे मैं बना रही हूँ ना, एरो लगा लगा के बना रही हूँ,
ऐसे एरो लगा लगा के आपको बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। ये बहुत अच्छा रहेगा, इसी से याद होगा, वरना लोगों को याद नहीं होता है, आपको भी याद नहीं होगा। पढ़ा तो था, सुनावा भी है, लेकिन अब मुझे याद नहीं है। वो याद नहीं है वाली जो प्रॉब्लम है ना, उससे डील करना ज़रूरी है। तो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट उठाओ, एक एक सब्जेक्ट उठाओ, एक एक सब्जेक्ट को फुल फिनिश करो। शुरुआत करो उस सब्जेक्ट से जो सबसे वीक है। सिलेबस देख के समझ में आ जाएगा कि मेरे कहाँ पर गलती होने वाली है मेरे से, ठीक है। सबसे वीक सब्जेक्ट सबसे पहले उठाओ और जैसे जैसे सब्जेक्ट्स फिनिश होते जाते हैं या टॉपिक फिनिश होते जाते हैं, वैसे वैसे जो वीकेस्ट सब्जेक्ट है जिसको आप सबसे पहले कर चुके हो उसको रिवाइज करो। रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिटन रिविजन भी जरूरी है और ओरल रिविजन भी आपको जरूरी है, ठीक है। तो आपको फाइनली करना, ये मैंने जैसे एक ही पेपर बताया है, पेपर 2 में भी है आपके। पेपर 2 में कौन कौन सब्जेक्ट्स आते हैं? पेपर 2 में आते हैं एथिक्स आता है एक तो, ठीक है। एथिक्स की बहुत स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आपको जो आपके टीचर्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, वो आपके अदरवाइज भी नोट्स प्रोवाइड करेंगे। इसमें आपके आते हैं गीता के एथिक्स आते हैं, गांधीयन एथिक्स आते हैं, ठीक है। और जिस मैंने यहाँ पर शॉर्ट में भी लिखा हुआ, बताऊँ आपको, थिंकर्स और फिलोसोफर्स और केस स्टडीज। तो ब्रॉडली इन्हीं 4 पॉइंट्स के ऊपर आपका एथिक्स का क्वेश्चन बनता है। अब थिंकर्स और फिलोसोफर्स जो होते हैं ना, वो जनरली अगेन यूरोसेंट्रिक हैं, ठीक है। आपके ग्रीक थिंकर्स, ग्रीक फिलोसोफर्स, इसमें हिंदू एंशिएंट थिंकर्स और फिलोसोफर्स जो हैं वो भी आते हैं, रोमन फिलोसोफर्स भी आएंगे, वो भी आएंगे। तो और ये बहुत ईजी है, ठीक है। प्लेटो, सोक्रेटिस, ये सब, एरिस्टोटल, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप अपने इंडिया के हिंदू थिंकर्स और फिलोसोफर्स को ले रहे हो ना, तो दोज आर ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि फिलोसफी क्या होती है? एक आइडियल सिचुएशन होती है, एक आइडियल वर्ल्ड होता है, इट्स ए यूटोपिया। तो इन सब की थ्योरी बहुत कुछ कुछ जगहों पे ऐसे बहुत माइनर प्लेसेस पे ही वेरी करती है और वहीं से क्वेश्चन बन जाता है। तो उनको मैनेज करना और उनकी वैरायटी को स्टडी करना, इट्स कंपेरेटिवली ईजी। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि राजस्थान आरपीएससी का एग्जाम मैनेज करना ज़्यादा ईजी है बजाय कि यूपीएससी के। यूपीएससी डिफिकल्ट इसीलिए पड़ता है क्योंकि वो मतलब वो सच में समंदर है। अगर ये एक सी है ना, तो वो पैसिफिक ओशन है। दिस इज लाइक मरामरा सी और वो दैट इज पैसिफिक ओशन। तो कितना डिफरेंस है ना, आपको पता है। ये मैप देख ली, अभी तक तो मैप देख ली होंगी, मेरी हर क्लास में बोलती हूँ मैप पढ़ना है, राइट, ओके, ठीक है। एथिक्स के बाद में आपके पेपर 2 में आता है, पेपर 2 में है ना, हाँ, एथिक्स के बाद में आपका आता है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक मैंने आपको पहले ही बता दिया, यही है सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए, ये है डिफेंस टेक। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप गवर्नमेंट का पार्ट बनना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा फोकस इस वक्त डिफेंस के ऊपर है। डिफेंस में छोटी बड़ी हर न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफेंस टेक आपको आना ही आना चाहिए, डिफेंस की न्यूज़। खैर साइंस अपन ने देख लिया है। और इसके बाद में आपका आता है जियोग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी में आपको पढ़ने हैं वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान। तो वर्ल्ड, इंडिया एंड राजस्थान, ज्योग्राफी में पढ़ लिया वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान, बहुत बढ़िया। बेसिक फैक्ट्स तो एक ही होंगे। फोल्ड माउंटेन्स वगैरह वाला सिस्टम जो होता है, तो माउंटेन वाला सिस्टम आपने एक बार पढ़ लिया। अब आपको सिर्फ एग्जांपल्स पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट एक जगह से मिल जाएगा। रिवर सिस्टम, एग्जाम्पल पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट एक जगह से आपको मिल जाएगा, ठीक है। सीजन्स, वेदर, जो हवाओं का सिस्टम होता है, विंड सिस्टम इंडिया, सॉरी वर्ल्ड का और इंडिया का, कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स देखने हैं। ट्रेड विंड्स हो गए और डोलड्रम्स हो गए, वो सारे के सारे एक बार में निकल जाएंगे, एक बार में हो जाएगा। राजस्थान ज्योग्राफी को आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान ज्योग्राफी को आपको कॉन्सेप्ट तो आएगा, बहुत बढ़िया, फैक्ट जरूरी हैं, ठीक है। मैंने रिसेंटली क्लास ली थी क्वेश्चंस के बेसिस पे राजस्थान ज्योग्राफी में कैसे कैसे क्वेश्चंस के बेसिस पे कैसे कैसे टॉपिक्स को पूछा जाता है, राइट। पीवाईक्यू की सीरीज है। डायरेक्ट फैक्ट्स, सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? अरावली की, ठीक है ना। कौन कौन से अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव अरावली प्रेजेंस इन देम? तो आपको अरावली कहाँ कहाँ से गुजर रही है वो आपको डिस्ट्रिक्ट्स याद करने पड़ेंगे। थार याद करना पड़ेगा, बनास वाला रीजन जो वाटर सिस्टम है वो आपको याद करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर ही पढ़ना है कंजर्वेशन एफर्ट्स, ठीक है ना, ज्योग्राफी का ही बता रही हूँ मैं। इकोलॉजी, एनवायरमेंट, वैसे ये पार्ट आपका है ना सिलेबस में साइंस में लिखा हुआ है। एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, ये सब जो है वो साइंस में लिखा हुआ है। लेकिन क्योंकि पेपर एक ही जगह है और सब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो सब्जेक्ट का टाइप है वो ज्योग्राफी से मैच करता है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ज्योग्राफी के साथ में इसको कर लो, ठीक है। ये सब आपके फैक्ट्स के हिसाब से लर्न करने हैं। पेपर 2 हो गया। पेपर 3 अगेन पॉलिटी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह हो गया। मैंने लिखा भी मैंने इसको बहुत इलेबोरेटली पढ़ा, मैंने इसको बहुत ढंग से इसको स्टडी करा कि आखिर मैं कोई गलती ना कर जाऊँ, बिकॉज मेरा आरपीएससी का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत डीपली मैंने स्टडी नहीं किया हुआ है। आई एम मोर ऑफ अ यूपीएससी का मेरा एक्सपीरियंस अलग टाइप का है, तो इसलिए मैं सिलेबस में गलती नहीं करना चाहती। मैं ऑलरेडी एक बार गलती कर चुकी हूँ सिलेबस में, ठीक है। पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स, योगा, बिहेवियरल लॉ। तो पॉलिटी अपन को पता ही है, ठीक है। पॉलिटी को आपको कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री,
ये आपके सिलेबस का पार्ट है, राइट। तो 1773 के पिट्स इंडिया एक्ट से स्टार्ट करोगे और 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पर लाकर ओवर कर दोगे। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन में अब आपके आइडियोलॉजीज हैं, है ना, एम्स एंड एस्पिरेशंस जो अपने उसमें मेंशन्ड हैं प्रीएम्बल में, वो 72 शब्द आपको आने चाहिए। क्वेश्चन आए ना आए, आई डोंट केयर, वो 72 वर्ड्स आपको आने चाहिए। प्रीएम्बल अदरवाइज भी इंपॉर्टेंट है। प्रीएम्बल से आपको देश का जो दशा निर्देश है, दिशा है, वो पता चल जाती है कि आखिर कंट्री क्या अचीव करना चाहता है इस कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, किस टाइप के इंस्टीट्यूशंस होते हैं। एक तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं उसके साथ में पढ़ने हैं, आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इसके साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जैसे यूपीएससी हो गई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और आरपीएससी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सेपरेटली मेंशन नहीं है, लेकिन यूपीएससी के ही सेक्शन में ये मेंशन है कि हर स्टेट अपनी एक पब्लिक सर्विस कमीशन को क्रिएट कर सकता है, राइट। ओके। फिर हैं आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जैसे नेशनल विमेंस कमीशन, ठीक है ना। हाँ, ये आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। बहुत डिटेल में, बहुत इलेबोरेटली आपको आपके पॉलिटिकल टीचर पढ़ाएंगे, वो आपको वहाँ से नोट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। बॉडीज के बाद में पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल सिस्टम, इलेक्शंस आपके लिए अलग से मेंशन्ड है। अब ये चीज़ है ना, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन आते हैं और ये करना बहुत आसान है। आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाना है, आपको देखना है नेशनल पार्टीज कौन सी हैं और स्टेट पार्टीज कौन सी हैं। जो माइनर पार्टीज हैं उनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। बेसिक फैक्ट्स याद करने हैं, ठीक है, किसका कौन सा सिंबल है, और हाँ क्वेश्चंस आ जाते हैं। आरपीएससी इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल इन दैट सेंस, ठीक है। कौन प्रेसिडेंट है, कौन चेयरपर्सन है, और किसकी पार्टी ने कितने साल तक कौन सी कहाँ कहाँ पर सरकार रखी थी, कौन चीफ मिनिस्टर है, फर्स्ट वुमेन्स चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट विमेन जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ऑफ इंडिया। इस तरह के जो भी एक रॉ फैक्ट्स होते हैं ना, वो आपको पॉलिटी के साथ में निकालना है। पेपर 3 की बात कर रहे हैं अपन, पेपर 3 पे ही है ना अपन। हाँ, तो पेपर 3 में, सॉरी यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, पेपर 3 पे आपका आ गया सबसे पहले पॉलिटी। अब इसके बाद में है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पबैड, एंड आपका मैनेजमेंट। अब ये मैनेजमेंट 2 बार आ गया, एक तो पेपर 1 में मैनेजमेंट है और एक पेपर 3 में मैनेजमेंट है। दोनों का सिलेबस भी सिमिलर है। आई डोंट नो इफ इट्स अ ब्लंडर और इफ इट्स डन डिलिबरेटली, बट दोनों का सिलेबस भी काफ़ी सिमिलर है, तो आपको सिमिलर सिलेबस में जोर नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगी। और पेपर 3 का ही पार्ट है आपका स्पोर्ट्स, योगा, लॉ एंड बिहेवियर। लॉ एंड बिहेवियर, बिहेवियर के लिए मैं बता देती हूँ, साइकोलॉजी की एनसीईआरटी क्लास 12th की कितने की आती है, 70-80 रुपए की बुक आती है, और लाल रंग की है, और उसके ऊपर एक मॉडर्न आर्ट बनी हुई है, एक महिला का चित्र बना हुआ है, मॉडर्न आर्ट है, इंटरेस्टिंग बुक है। आपका बिहेवियर वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, और कहीं से नहीं पढ़ना, जरूरत भी नहीं है, ठीक है। बहुत इलेबोरेटिव नहीं, एक या मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस आते हैं। और बिहेवियर में आता क्या है, बिहेवियर में वो पूछते क्या है, बिहेवियर में आपसे पूछेंगे इंटेलिजेंस, हैंग ऑन अ सेकेंड, इंटेलिजेंस। बिहेवियर में आपसे पूछेंगे वो पर्सनालिटी एंड लर्निंग। पर्सनालिटी टाइप्स होती हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, ठीक है ना। पर्सनालिटी आपसे लर्निंग आउटकम्स पूछेंगे, लर्निंग के भी टाइप होते हैं, आपसे पूछेंगे मोटिवेशन और स्ट्रेस, स्ट्रेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस हो भी गया, और स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, आपका बिहेवियर कंप्लीट। लॉ में आपको पढ़ना है जो मेजर एक्ट्स हैं, जो आपके पॉलिटी के सेक्शन से कवर हो जाएंगे। राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो मेजर एक्ट्स हैं, जो न्यूज में है, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कवर हो जाएंगे। और इसके अलावा आपको पढ़ना है क्राइम्स। तो क्राइम्स 2 के खिलाफ, एक तो महिलाओं के खिलाफ और एक बच्चों के खिलाफ, ठीक है। उसके बाद में आपको पढ़ना है सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं कानून में, वो पढ़ने हैं। 2 एक्ट हैं सीनियर्स के लिए, 2 एक्ट हैं, और एक आपको पढ़ना है डिसेबल्स के लिए। डिसेबल्ड लोगों के लिए जो भी एक्ट हैं, जो भी उनके प्रोटेक्शन है, उनके लिए स्कीम चल रही है, वो आपको पढ़ना है। ये आपका लॉ हो गया। योगा कुछ नहीं है, सब कुछ न्यूज में से आएगा, सब कुछ आपको करंट में से पढ़ना है। और स्पोर्ट्स में से आपके लिए जरूरी है गेम्स, आपके लिए जरूरी है अवार्ड्स, आपके लिए जरूरी है मेडल्स। कोई भी स्कीम या पॉलिसी सरकार लेकर आती है किसी भी गेम को पॉपुलराइज करने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए भी लोग इस गेम में ज्यादा पार्टिसिपेट करें। और इसके अलावा आपके लिए गेम्स में इंपॉर्टेंट है पर्सनैलिटीज, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिलेबस हो गया। पेपर 4 मैंने नहीं लिखा, इंग्लिश और हिंदी है, ऐसे ही करना है, इतना ही करना है। अगेन लेट मी रिपीट, एक बार में एक सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जो भी आपको मन करता है ना, जो आपको लगता है कि इसमें मुझे टाइम लग सकता है, मुझे इसको पहले करके खत्म करना है ताकि मैं बार बार इसको रिवाइज कर भी सकूं, ठीक है। सबसे पहले अपन को पकड़ना है कोई सा भी एक सब्जेक्ट, एनी वन सब्जेक्ट जो मैंने बता दिया, उस कंडीशन को
सेटिस्फाई करता है। अगर आपको नहीं माननी कोई बात नहीं, आपको जो सब्जेक्ट मन करता है ना कि भाई इसका सिलेबस बहुत छोटा है, पहले ये करके निपटा लेता हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा सा मोटिवेशन मिलेगा कि आई एम डूइंग समथिंग, राइट। टेक योर स्ट्रैटेजी और अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से शुरुआत करो। कोई एक सब्जेक्ट पकड़ो, उसके बीच में गैप दो, सब्जेक्ट 2 पकड़ो, गैप दो, और यहां पर सब्जेक्ट 1 को रिवाइज कर लो। गुड, बढ़िया। गैप दो, सब्जेक्ट 3 पकड़ो, गैप दो, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 1 दोनों को यहां पे रिवाइज कर लो। इसीलिए मैं बोल रही हूं कि 1 सब्जेक्ट वो पकड़ो जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। 2 बार रिवाइज हो गया, ऐसे ही करना है, ऐसे ही होगा। प्री और मेंस साथ में करने हैं, ठीक है। तो बिगिनर्स के लिए मेरे पास में यही सजेशन है कि आप सिलेबस के हिसाब से चलो, सिलेबस को लकीर पे रख के चलो, और डिफिकल्टी लेवल को पहले डील करो। जो इजी है वो बाद में मोटिवेट करेगा, क्योंकि पढ़ाई करते करते थकावट हो जाएगी, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।